हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 2023 सब्जेक्ट केमिस्ट्री क्लास 12 का सेट नंबर 7 और कोड है बीजेड। इसका क्वेश्चन नंबर 6 और 7 का डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर क्या कहते हैं। लिखा व्हाट इज पॉलीसेकेराइड, हाउ आर दे क्लासिफाइड। इसको कैसे आप क्लासीफाई करेंगे। और डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च एंड सेलुलोज। सेलुलोज और स्टार्च के स्ट्रक्चर के बारे में इन्होंने पूछा है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आपके पास यहाँ पर है, देखिए पॉलीसेकेराइड लिखा है जैसा कि क्वेश्चन भी। तो पॉलीसेकेराइड क्या होता है। पॉलीसेकेराइड आर लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड का एक पॉलीमर होता है। आप ये कह सकते हैं जब बहुत से मोनोसेकेराइड आपस में कंबाइन होते हैं, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के द्वारा, तब पॉलीसेकेराइड बनता है। और ये क्या करते हैं, एक्ट एज फूड स्टोरेज का काम करते हैं और स्ट्रक्चरल मटेरियल होते हैं। अच्छा, पॉलीसेकेराइड के आप सब नाम से भी सुने होंगे, स्टार्च ना, स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, ग्लाइकोजन etc। अब थोड़ा सा हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलीसेकेराइड्स देख लें। तो टाइप्स में आपके पास है होमोपॉलीसेकेराइड। होमो मतलब इसमें जो मोनोसेकेराइड होगा ना वो सेम ही होगा, एक ही टाइप का मोनोसेकेराइड मिलकर के पॉलीसेकेराइड का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पर देखेंगे पॉलीसेकेराइड कंटेन सेम टाइप ऑफ मोनोसेकेराइड। जैसे एग्जाम्पल आप में ग्लाइकोजन, सेलुलोज, स्टार्च, इनुलिन, ठीक है। हेट्रोपॉलीसेकेराइड क्या होता है, जिसमें जो मोनोसेकेराइड के यूनिट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है ए पॉलीसेकेराइड दैट कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोसेकेराइड, जैसे हिपेरिन हो गया, गामा ग्लोब्यूलिन हो गया। क्लासिफिकेशन ये था। अब हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च। स्टार्च किससे मिलकर के बना होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा देखते हैं। स्टार्च इज मेन स्टोरेज पॉलीसेकेराइड ऑफ प्लांट। सीरियल्स हो गया, रूट्स, टवर्स एंड सम वेजिटेबल में ये पाया जाता है भरपूर मात्रा में। स्टार्च का फार्मूला आप देख रहे होंगे, C6H10O5 का होलियन डायस्टेज एंजाइम आता है, इसको माल्टोज में ब्रेक डाउन करेगा और इसका हाइड्रोलिसिस करने पर आपको मिलेगा ग्लूकोज, ठीक है। तो ग्लूकोज की यूनिट मिलेंगे। तो यहाँ पर आपके पास ऐसा आ जाएगा। आप देखोगे अब स्टार्च इज ए पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। स्टार्च क्या होता है, अल्फा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है। यहीं से इसके स्ट्रक्चर की कहानी स्टार्ट होती है। स्टार्च क्या होता है, एक पॉलीमर होता है अल्फा डी ग्लूकोज का। इट कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट। ये 2 मेन पार्ट से में कंसिस्ट होता है, जैसे कि एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। ये किससे मिलकर के बना होता है, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। अब यहाँ पर एक एक करके आप देखिए एमाइलोज क्या होता है। तो एमाइलोज जो होता है ना, ये वाटर सॉल्युबल होता है। 15 से 20% स्टार्च का ये पार्ट होता है। अनब्रांच्ड विथ 200 से 1000 अल्फा डी प्लस ग्लूकोज यूनिट जुड़े होते हैं, हेल्ड बाई C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। तो अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट बहुत सारे ऐसे लगे होते हैं। तो यहाँ पर अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जब आप सब पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर, तो वहाँ पर आप पढ़ते होंगे अल्फा बीटा ना, साइक्लिक स्ट्रक्चर में आप यहाँ पर थोड़ा सा देख सकते हो। ये देखिए मैं हावर्थ स्ट्रक्चर यहाँ दिखा रहा हूँ। ये है ग्लूकोज का, ये पायरॉन से रिलेटेड है। आप ऐसे बना लीजिए 6 मेंबर
जिसमें 5 कार्बन है, देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पर 6, ठीक है। लेकिन तो रिंग में क्या है, 5 कार्बन 1 ऑक्सीजन, ठीक। तो ये है अल्फ़ा डी ग्लूकोज, ठीक है। अब अल्फ़ा कैसे हमने कहा, क्योंकि देखो कार्बन नंबर 1 है ना, कार्बन नंबर 1 पर जब OH यहाँ नीचे है, या आप कह सकते हैं कार्बन नंबर 1 पर जब OH दाईं तरफ होता है तो उसे आप अल्फ़ा बोलते हैं। वहीं दूसरा देख लोगे बीटा वाला, तो कार्बन नंबर 1 पर OH ऊपर है, आप कह सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक। तो बीटा, लेकिन मुझे मतलब किससे है, अल्फ़ा डी से। देखो कार्बन नंबर 1 पर ही चेंज आएगा, OH एक ऊपर एक नीचे, बाकी सब कॉपी होगा, सब सेम। तो ये देख लिया आपने। तो अल्फ़ा डी हम लेंगे, तो अल्फ़ा डी ग्लूकोज की यूनिट यहाँ पर लिया गया है, ठीक है। देखिए सब कुछ, ये कार्बन नंबर 1 था, यहाँ OH पहले था, ठीक है, ये आ जाएगा। और यहाँ पर ये देखो कार्बन नंबर 4, तो मतलब 1 और 4 पर इसमें लिंकेज होगा, एक अल्फ़ा डी ग्लूकोज ये हो जाएगा और दूसरा उसके बगल में लाओगे तो एक का 1 दूसरे के 4 से लिंक होता है, ऐसे कई इसमें लगेंगे, ठीक है। आप यहाँ भी NCERT में एमाइलोज का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ठीक। ये अल्फ़ा डी ग्लूकोज से मिलकर के बनता है, कई सारे अल्फ़ा डी ग्लूकोज आते हैं और 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के द्वारा बंधे होते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन जो आपके पास है, ये इनसॉल्युबल इन वाटर, 80 से 85% जो स्टार्च का पार्ट होता है। ब्रांच पॉलीमर ऑफ अल्फ़ा डी ग्लूकोज यूनिट, इसमें ब्रांच मिलेंगी, शाखाएं मिलेंगी। C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाया जाएगा, इसमें भी 1,4 पाया जाएगा लिंकेज होरेज, लेकिन ब्रांचिंग जहाँ पर होगी अकर बाई C1C6 16 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पर ये ब्रांचिंग होगा, ठीक है। तो इसमें भी अल्फ़ा डी ग्लूकोज का ही कहानी है। फिर से देखिए, ये वाला पार्ट को फिर से ले आया गया अल्फ़ा डी ग्लूकोज, इसका 1 दूसरे का 4, 1,4 लिंकेज बन रहा है। लेकिन जहाँ पर जब ब्रांचिंग होती है ना, तो ये मान लो इसका 1 और इसके 6 के साथ ब्रांचिंग बनाएगा, ठीक। ये 6 लिख लीजिए, और ये 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो इसमें 1,4 और 1,6 लिंकेज होता है, ये ब्रांच में होता है। आपके पास ये एमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर रहा, आप NCERT में भी देख सकते हैं, इसको मैच कर सकते हैं बॉन्ड वॉन्ड में बनाने में, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे इसमें तो 1,4 का लिंकेज है, लेकिन यहाँ पर ब्रांच हो रहा है, उसका 1 और 6 का लिंकेज है। तो ये एमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम लोग सेलुलोज के बारे में, ठीक है। सेलुलोज क्या होता है, तो सेलुलोज जो होता है ये सेल वॉल में पाया जाता है, प्लांट के सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल, किसमें प्रेजेंट होता है, सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल। और यहाँ पर आप देखेंगे तो सेलुलोज ये स्ट्रेट चेन पॉलीसेकेराइड, स्ट्रेट चेन पॉलीसेकेराइड होता है, कंपोज्ड ओनली बीटा डी ग्लूकोज। अब यहाँ पर देखना ये बीटा डी ग्लूकोज यूनिट से बना होगा। स्टार्च किससे था, अल्फ़ा डी। हमने आपको दिखाया था बीटा डी का स्ट्रक्चर भी अल्फ़ा के बगल में, वहाँ से आप यहाँ फिर से देख सकते हो, ये है बीटा डी ग्लूकोज, ये देखिए ये वाला पार्ट। अब यहाँ पर कार्बन नंबर OH 1 पर OH क्या है, ऊपर है, या लेफ्ट साइड करते हो तो बीटा डी हो जाता है, ठीक है। तो ये बीटा डी ग्लूकोज से मिलकर बना होगा, व्हिच आर जॉइंड बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बिटवीन C1 ऑफ 1 ग्लूकोज यूनिट एंड C4 ऑफ नेक्स्ट ग्लूकोज यूनिट। तो आप यहाँ हम लोग इसको देख लेते हैं, स्ट्रक्चर इसका कुछ ऐसा है, ठीक। बीटा डी ग्लूकोज यूनिट आपस में मिलकर के इसके स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहे हैं।
बीटा लिंकेज दिखा रहे हैं। अब वहाँ अल्फा लिंकेज था। ये देखिए स्ट्रक्चर सेलुलोज का आ जाएगा। सेलुलोज किस में पाया जाता है? प्लांट में होता है। ठीक, इसको आप 1 मान सकते हो। पहले का 1, दूसरे का 1 2 3 4, 1 4 लग रहा ना। फिर अगला यूनिट 1 और इसका क्या 1 2 3 4, तो 1 4 इसमें लिंकेज पाया जा रहा है। ठीक, एक कार्बन का क्या होता है, फर्स्ट वाले से दूसरे मतलब एक यूनिट के एक बीटा डी ग्लूकोज यूनिट का पहला कार्बन दूसरे बीटा डी ग्लूकोज यूनिट के चौथे कार्बन से लिंक होता है। ठीक है, तो ये आपके पास स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रक्चर में काफ़ी टाइम लग गया, आप सब देखिए इसमें। अब हम लोग आते हैं आईपीएक नेम। आईपीसी नेम पूछ रहे हैं। आईपीसी नेम पूछने के लिए हम लोग देखते हैं 6 का बी पार्ट। अच्छा, जो आर करके है ना, आर करके हैं तो आपके सिलेबस में है नहीं, डाई नाइट्रोजन वाला लेबोरेटरी में, तो इसको हम लोग ड्रॉप करते हैं, स्किप करते हैं। 6 का बी पार्ट हम देखते हैं, आईपीसी नेम ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसको मैंने पहले लिख लिया है। तो देखो यहाँ पर नाम क्या है, 1 2 3 4 5 ना, 5 कार्बन की है तो पेंट बनेगा। तो चौथे कार्बन पर क्या है, ब्रोमीन, तो 4 ब्रोमो पेंटुइन। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है आईपीसी नाम। देखिए आ गया, बहुत जल्दी हो जाएगा, टाइम भी कम लगेगा। 1 2 3, तो 1 पर ब्रोमो है। ठीक है, हमने ऐसा किया 1 2 3, 1 ब्रोमो, तो यहाँ पर 1 ब्रोमो करें ना। ठीक, 1 ब्रोमो 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन। ये देखिए एक मेथिल है, ये दूसरा मेथिल है। नेक्स्ट आपके पास आने वाला है, ये देखिए इतना सारा स्ट्रक्चर आ गया। तो पहले आप इसको ओपन करके लिखते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, चौथे कार्बन पर ब्यूटिल ग्रुप लगा है, टट ब्यूटिल ग्रुप। ठीक है, और आपके पास तीसरे पर आइडो है, तो इसको ब्रांच वाले को लिख लें। तो 4 टट ब्यूटिल 3 आइडो हेप्टेन, ये स्ट्रक्चर, ये आपके पास आईपीएक नाम हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आता है 1 2 3 4, ऐसे नंबरिंग कर लो। अब दूसरे कार्बन पर क्या ब्रांचिंग है, तो 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन आ जाएगा 4 कार्बन के लिए। अब नंबरिंग देखो करो 1 2 3, तो आप देख रहे होंगे दूसरे कार्बन पर क्लोरीन है, दूसरे पर मेथिल है, तो 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर आ रहा है कहते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट यूज्ड इन द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड केआई। जब अल्कोहल और केआई से रिएक्शन कराते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड नहीं यूज करते हैं। क्यों नहीं यूज करते हैं? ये अच्छा स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। H2SO4 जो होता है ना, HI को I2 में ऑक्सीडाइज कर देता है। अब कैसे HI बनता है देखो, यहाँ पर KI पहले H2SO4 से रिएक्शन करेगा, तो यहाँ से एक H, यहाँ से I, HI बनेगा, और इसका KHSO4 ये बनेगा। अब जो HI होता है ना, ये इस रूप में नहीं रह जाता है, तो HI को ऑक्सीडाइज कर देता है I2 में। कैसे करता है वो पहले देख लीजिए। H2SO4 आपने ब्रेक डाउन किया तो यहाँ आपको मिलेगा E ऑक्सीजन, यही ऑक्सीडेशन करेगा इसका। HI को किस में कर देता है? I2 में। तो जब I2 में कर देगा तो HI बनेगा नहीं, HI मतलब रहेगा नहीं, तो फिर वो क्या करेगा, अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके आप नहीं बना सकते एल्किल आयोडाइड। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, इंस्टेड ऑफ H2SO4 की जगह पर आप H3PO4 यूज करिए टू प्रोड्यूस एल्किल आयोडाइड, यदि आपको बनाना है। नेक्स्ट आपके पास इसमें है हाइलो एल्केन फॉर्म एल्किल साइनाइड, चीप प्रोडक्ट ऑन रिएक्शन विथ KCN
while isocyanide achieve product on reaction with AgCN। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का पार्ट है। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ये कह रहे हैं कि जब RX मतलब हाइलोएल्केन या एल्किल हैलाइड KCN से रिएक्शन करेगा तो RCN बनाएगा, लेकिन जब AgCN से कराएगा तो RNC बनाएगा। तो क्यों? ये देखिए, आपने एल्किल हैलाइड लाया, R में कार्बन होगा, अच्छा KCN जैसे सोल्यूशन में जाएगा, ये आयनिक है तो आयन में टूटेगा, CN माइनस आयन देगा, तो इसका C और N दोनों फ्री होते हैं इस एल्किल हैलाइड वाले R से रिएक्शन करने के लिए। लेकिन जब दोनों फ्री हैं तो ये C से बांड बना लेता है, ठीक है, तो एल्किल साइनाइड बनता है। तो RCN जब होता है तो एल्किल साइनाइड। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कार्बन कार्बन बांड ज़्यादा स्टेबल होता है। तो देखिए, व्हेन RX रिएक्ट विथ NaCN/KCN alkyl cyanide form because KCN/NaCN are ionic. KCN gives cyanide ion, ठीक है, इन वाटर साइनाइड आयन देगा, तो साइनाइड का C ऑफ साइनाइड CN माइनस अटैक ऑन C ऑफ RX because कार्बन कार्बन बॉन्ड इज मोर स्टेबल देन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये आयनिक वाला कहानी आपको लिखना है। आयनिक है, कार्बन नाइट्रोजन दोनों फ्री थे रिएक्शन करने के लिए, लेकिन कार्बन किया, नाइट्रोजन से नहीं किया, क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल होता है। लेकिन इस केस में AgCN है कोवैलेंट, तो ये भी पूरी तरह से टूटा नहीं है। तो ये जो CN है ना, इसकी जो AgCN के नाइट्रोजन जाकर के इसके R से रिएक्शन करता है तो RNC बनाता है, एल्किल आइसोसाइनाइड। तो ये कोवैलेंट है और KCN आयनिक है, ये रीजन था। देखिए, AgCN मेनली कोवैलेंट, नाइट्रोजन एटम रिएक्ट विथ कार्बन ऑफ एल्किल हैलाइड फॉर्म एल्किल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट आपके पास कहानी आती है, ऑल्दो क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इवन देन इट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कहते हैं कि क्लोरीन जो होता है इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, लेकिन फिर भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो देखिए, इंडक्टिव इफेक्ट से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है और रिलीज इलेक्ट्रॉन थ्रू रिजोनेंस के द्वारा इलेक्ट्रॉन देता है। तो इसमें इंडक्टिव और रिजोनेंस दोनों फैक्टर काम कर रहा है। देखिए, रिजोनेंस स्टेबलाइज द कार्बोकैटायन, रिजोनेंस कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करेगा। इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है स्ट्रांगर देन रिजोनेंस इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होता है। काज नेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, नेट देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करता है, एंड काज नेट डीएक्टिवेशन का काम करता है। तो जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है ना हैलोएरिन में, वो बहुत स्लो हो जाता है, क्योंकि क्लोरीन या हाइलोजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का काम करता है। बेंजीन की तुलना में इसके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत स्लो होते हैं। ठीक, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपके पास क्लोरोबेंजीन है, ठीक, आपने इस बांड को इधर घुमाया तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ पॉजिटिव आ गया, तो इलेक्ट्रोफाइल इस पर आ गया आर्थो पर, ठीक, एक हाइड्रोजन यहाँ रहता ही है, तो ऐसा कुछ बन जाएगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेबलाइज द इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। जैसे यहाँ आपने कार्बोकैटायन बनाया, तो ये जो इंडक्टिव इफेक्ट से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी ओर। क्लोरीन क्या करेगा, अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब इस कार्बन पर वैसे इलेक्ट्रॉन की कमी थी और ये खींच लेगा, तो इसको और डिस्टेबलाइज कर देगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू क्या करता है, कार्बोकैटायन को डिस्टेबलाइज करता है। नेक्स्ट आप सब देखते हैं, दूसरा केस मैं ले रहा हूँ, जैसे अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फिर से मैंने वही बनाया, लेकिन अब इस बार ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, इसको मैं दिखा रहा हूँ इसका लोन पेयर, क्लोरीन जो इसका लोन पेयर है, ये इसके साथ रिजोनेंस बना रहा है। तो अटैक एट आर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, तो इसके द्वारा थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन देगा ना, तो इसको स्टेबलाइज करेगा, समझ रहे हो। तो रिजोनेंस से इलेक्ट्रॉन दे रहा और इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है।
ऐसे दूसरे केस में देखेंगे तो मैं पैरा पर लाना चाहता हूँ, ठीक है। पैरा पर लेकर जाएंगे तो ये बांड यहाँ पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पूरे बांड को इन्होंने यहाँ ले आया और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास ऐसा, पैरा पर इलेक्ट्रोफाइल आएगा, यहाँ पॉजिटिव है। तो ये देखिए फिर से रेजोनेंस के द्वारा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दे रहा, तो इसको थोड़ा सा स्टेबलाइज कर रहा, ठीक है। तो मैं लिखा हूँ या टेक पैरा पोजीशन पर आ गया इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ लिखा हूँ रेजोनेंस इफेक्ट स्टेबलाइज द इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। ये जो कार्बोकैटायन बना ये रेजोनेंस इसको स्टेबलाइज कर रहा है, लेकिन ये जो कार्बोकैटायन बना है यदि हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू देखेंगे तो इसको डिस्टेबलाइज कर रहा। तो ये दोनों फैक्टर काम है। तो इसीलिए ओवरऑल थोड़ा सा ये क्या देता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। लेकिन हाँ इंडक्टिव इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है हैलोजन, तो थोड़ा सा इसके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को स्लो कर देता है बेंजीन के कंपेयर में। चलिए ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 का ये, और यहाँ पर केमिकल रिएक्शन पूछे हैं, ठीक। चलिए देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेनोनॉल विथ अल्कलाइन KMnO4। अल्कोहल है आपके पास, प्रोपेनोनॉल है, नाम लिख लीजिए चाहे, प्रोपेनोनॉल देखिए 1 2 3, ठीक है। अल्कलाइन KMnO4 से बनाओगे तो आपके पास ये प्रोपेनल बन जाएगा, और फर्दर ऑक्सीडेशन करोगे तो प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा। ये प्रोपेनोइक एसिड है। तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो आप एल्डिहाइड या एसिड स्टेप आप बना सकते हैं, ठीक। ये आपके पास हो गया। नेक्स्ट आपके पास है रिएक्शन ऑफ फिनाल विथ क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH। ये तो आपके पास रेमा-टीमन रिएक्शन है ना, ये फिनाल है, ये क्लोरोफॉर्म है, इसको लिख लीजिएगा नाम क्लोरोफॉर्म, और इसका फिर लास्ट में हाइड्रोलिसिस किया जाता है। मेन प्रोडक्ट क्या बनता है, सैलिसिल्डिहाइड। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ फिनाल विथ डाइल्यूट HNO3। अच्छा, डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन करते हैं जब, तो यहाँ पर आप सब एक करेक्शन कर लीजिएगा। डाइल्यूट से करेंगे तो यहाँ पर बनेगा एक प्रोडक्ट आर्थो या पैरा, लेकिन यदि यहाँ पर हम लोग कंसनट्रेटेड से करेंगे तो पिक्रिक एसिड। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये आपके पास डाइल्यूट है, ठीक है, इसको कंसनट्रेटेड कर लो। डाइल्यूट प्रोडक्ट होता है तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बनता है, और एक कंसनट्रेटेड होता है तो पिक्रिक एसिड। ये पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा। चलो हम लोग इसको लिख लिए हैं, रिएक्शन ऑफ फिनाल विथ कंसनट्रेटेड HNO3। तो कंसनट्रेटेड HNO3 से आप रिएक्शन कराओगे तो पिक्रिक एसिड बनेगा, ठीक। तो आपके पास देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 ना, देखो 1 2 3, ये वाला 3 है, 4 5 6, तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनाल भी इसका नाम है, ठीक है। तो एक बात ध्यान देना, जब फिनाल कंसनट्रेट HNO3 से रिएक्शन करता है तो पिक्रिक एसिड बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको ध्यान दीजिएगा। यदि मान लो डाइल्यूट से करेगा तो फिर मोनो सब्स्टिट्यूटेड बनाएगा, आर्थो या पैरा बनाएगा, ठीक। फिलहाल चलिए देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास है रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड विथ मेथॉक्सीबेंजीन। ये आपके पास मेथॉक्सीबेंजीन है, ये HI है। अब देखिए इसमें बांड जो ब्रेक होगा ना, वो आपके पास यहाँ से आता है H और I, ठीक है। तो ये जो H जाता है ना, H+ वाला जाएगा ये ऑक्सीजन से, और I से H3 के साथ जाएगा, तो बन जाएगा आपके पास फिनाल और मेथिल आयोडाइड। इसका नाम है मेथिल आयोडाइड। नेक्स्ट आपको बनाना है फॉर्मेशन ऑफ प्रोपॉक्सी प्रोपेन फ्रॉम प्रोपेनोनॉल। प्रोपेनोनॉल से बनाना है, तो यहाँ देखिए हमने लिख लिया प्रोपेनोनॉल। अभी जो स्टार्टिंग में हम लोगों ने लिया था प्रोपेनोनॉल कर लिया जाए, हाँ ठीक।
सोडियम से रिएक्शन कराएं, यहाँ आ जाएगा सोडियम, एक H बाहर जाएगा तो ½ हमने लिख दिया बाहर और ये बन जाएगा सोडियम प्रोपाक्साइड। ठीक है, ये सोडियम प्रोपाक्साइड है। तो सोडियम प्रोपाक्साइड, अब विलियमसन सिंथेसिस यहाँ लगा दो। ठीक है, ये प्रोपिल ब्रोमाइड है, एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करता था ना, प्रोपिल ब्रोमाइड, ये आपके पास आ जाएगा, इससे रिएक्शन करेगा, NaBr बाहर जाएगा और ये आपके पास बन जाएगा, देख रहे हैं, इसी को कहते हैं प्रोपाक्सी प्रोपेन। विलियमसन सिंथेसिस यहाँ पर लग गया है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहे हैं, हाउ कैन द फॉलोइंग चेंजेस केमिकल इक्वेशन लिखना ओनली, प्रोपेन 1 बनाना है फ्रॉम मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला है, फ्रॉम एथिल है ना, एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। तो आपके पास है यहाँ एथिल मैग्नीशियम, C2H5 होता है ना, CH3CH2 MgCl, अच्छा Mg पर प्लस और यहाँ पर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। आप इसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोल सकते हो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, हम मेथेनल लिए। अब देखिए मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूँ, घुमाया यहाँ पर, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ पॉजिटिव आया, तो ये जो पॉजिटिव आया ना इसका CH2 आएगा, नेगेटिव वाला यहीं जुड़ जाएगा, तो CH2 CH3 नीचे ऐसे हो जाएगा और MgCl इस पर लग जाएगा। तो ऐसे मैंने किया। अब इसको आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो इसको H दो, इसको OH, तो आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा MgOHCl और यहाँ पर हो जाएगा OH, तो बन जाएगा CH3 CH2 OH। ठीक, सेकंड है आपके पास 2-मेथिल प्रोपेन 2 फ्रॉम मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। फिर से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, एस्टल्डिहाइड इस बार मैंने लिया है। अब यहाँ पर एस्टल्डिहाइड ले लिया गया, फिर से इसको घुमाओगे तो इस कार्बन पर पॉजिटिव, तो यहाँ आ जाएगा CH3 और O के साथ MgBr चला जाएगा, जैसा कि देख रहे होंगे। हाइड्रोलिसिस करोगे, इधर H और इधर OH दोगे तो MgOHBr बाहर और ये बन जाएगा आपके पास प्रोपेन 2 बेंजोइक एसिड फ्रॉम बेंजिल एल्कोहल, इसका एल्कलाइन KNO4 से आप वो कर दीजिए, क्या ऑक्सीडेशन कर दीजिए एल्कोहल का, एसिड बन जाएगा बेंजोइक एसिड। पिक्रिक एसिड फ्रॉम फिनाल, फिर से रिएक्शन है, देख लीजिए, ये फिनाल आपके पास है, कंसंट्रेट HNO3 से रिएक्शन करते हैं तो पिक्रिक एसिड बनता है। डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपेन 2 डिहाइड्रेशन करना है, मतलब वाटर निकालना है, तो यहाँ से देखिए OH ने प्रोपेन 2 है तो नाम लिख लो प्रोपेन 2। ठीक है, तो 1 2 3 2 है, यहाँ से OH, यहाँ से एक H, तो ये क्या बचेगा CH2 बचेगा, एल्कीन बन जाएगा। इसके बी पार्ट पर आते हैं। देखो बी पार्ट क्या कहता है, बी पार्ट कह रहा व्हाट हैपन्स, यहाँ भी देखिए कन्वर्जन आ गया पूरा इस बार रिएक्शन में। गिव केमिकल इक्वेशन ओनली, व्हाट हैपन्स, गिव केमिकल रिएक्शन ओनली, एस्टल्डिहाइड रिएक्ट विथ डाइल्यूट NaOH। ये एल्डाल रिएक्शन है। देखो एस्टल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल लिया हूँ मैं, ठीक है, AbCH3CHO AbCH3CHO, बस लिखा गया है ऐसे। तो देखो यहाँ पर जाएगा तो नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, ये बॉन्ड को ऐसे तोड़ोगे तो इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव, तो ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास जाएगा और इसका जो नेगेटिव है इस कार्बन से बॉन्ड बनाएगा, यही मैं लिखा हूँ यहाँ पर। तो देखिए ये चला गया, उसके बीच ऐसा बॉन्ड बन गया, इसको एल्डॉल बोलते हैं। हीट करेंगे तो यहाँ से OH जाएगा और यहाँ से एक H जाएगा, ठीक है, तो वाटर बाहर जाएगा और इसके बीच डबल बॉन्ड बन जाएगा ऐसा, ठीक। तो आप यहाँ से माइनस वाटर कर दोगे, ये होता है एल्डाल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। इसका सेकंड पार्ट कह रहे हैं एसीटोन इज हीटेड विथ सॉलिड बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एल्डॉल रिएक्शन है, ठीक। मैं एसीटोन लिया हूँ यहाँ पर,
देखो एसीटोन CH3COCH3, ये भी CH3COCH3। अच्छा अल्फ़ा हाइड्रोजन होना चाहिए, मुझे अल्फ़ा हाइड्रोजन चाहिए, अल्फ़ा हाइड्रोजन यही है। तो आपके पास देख रहे होंगे, फिर से वही मैं किया हूँ, ये घुमाया नेगेटिव चार्ज आया, इसको यहाँ घुमाया ये नेगेटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव, तो हाइड्रोजन या ऑक्सीजन के पास जाएगा और इस कार्बन से आप बॉन्ड बना दो, बस कुछ नहीं करना है, बना दिया आपने। ये कीटोल है क्योंकि कीटोन और एल्कोहल है। इसको हीट करेंगे तो यहाँ से OH और यहाँ से एक H बाहर जाएगा, तो आपके पास ही एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट विद कंसनट्रेटेड NaOH। फॉर्मल्डिहाइड किससे रिएक्शन करता है? कंसनट्रेट NaOH से रिएक्शन करेगा, तो एक कैनिजारो रिएक्शन है। अब ये फॉर्मल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल लिए जाते हैं, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल लोगे, एक का ऑक्सीडेशन होगा, एक का रिडक्शन। तो एल्डिहाइड का रिडक्शन एक का हो रहा तो एल्कोहल बन रहा है, मेथिल एल्कोहल, और ये इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो सोडियम फार्मेट बन रहा है। इसका नाम लिख सकते हो सोडियम फार्मेट, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास एस्टिक एसिड रिएक्ट विथ एथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है, ये एस्टिक एसिड है, एस्टिक एसिड, ये एथेनॉल है। देखो यहाँ से इसका OH, इसका H बाहर किया वाटर, और बन गया आपके पास एथिल एसीटेट एस्टर बन गया। नेक्स्ट आपके पास है एस्टल्डिहाइड रिएक्ट विथ फेनिल हाइड्राजीन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एस्टल्डिहाइड। ये फेनिल हाइड्राजीन का फार्मूला जानना पड़ेगा आपको, फेनिल हाइड्राजीन ये फेनिल। अच्छा हाइड्राजीन का फार्मूला क्या होता है? NH2NH2 होता है ना, तो NH2NH2 से एक H बाहर करके उसमें फेनिल ग्रुप ले आए हैं, तो फेनिल हाइड्राजीन बन गया। देखो यहाँ से वाटर निकाल दो और ये बन जाएगा, इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ये डबल बॉन्ड, तो क्या बना रहा है? एस्टल्डिहाइड फेनिल हाइड्राजोन बन रहा है, ठीक है, एस्टल्डिहाइड है। नेक्स्ट आपके पास आते हैं कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस से एल्केन भी बनता है, और एक कोल्बे रिएक्शन होता है जिसमें सैलिसिलिक एसिड बनता है। तो कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस से हम लोग कर रहे हैं सोडियम एसीटेट का, ठीक है, ये सोडियम एसीटेट है, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो एल्केन बनता है। एनोड पर क्या बन रहा है? एल्केन, ठीक। कैथोड पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो आप इस रिएक्शन को भी लिख सकते हैं, इतना ही समझिए। यदि आपको थोड़ा बहुत और जानना है इसके बारे में, ठीक है, ये CO2 बाहर है, 2CO2 बाहर निकल रहा है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कैसे हो रहा है। ये सोडियम एल्कोक्साइड की जगह पर हमने यहाँ पर रखा है सोडियम एसीटेट, जो है ना सोडियम एसीटेट, तो R यहाँ रख दिया है, तो यहाँ पर है सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पर बोल सकते हैं। तो आपके पास इलेक्ट्रोलिसिस यहाँ पर करने वाले हम लोग, तो ये देखिए टूटेगा, तो माइनस में टूटेगा, Na प्लस में, तो मैंने यहाँ पर ये तोड़ा है, ठीक है। और वाटर में OH माइनस भी होगा, H प्लस भी होगा, सब ऐसा कुछ रिएक्शन आपके पास आएगा। तो जो OH माइनस और Na प्लस रिएक्शन करके NaOH बना लेगा। मेन बात यहाँ पर हम लोग एल्केन का देखते हैं, तो ये देखो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है ना, तो अब आप देखेंगे तो यहाँ से 2 नेगेटिव है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो बाहर, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे बाहर तो चार्ज नेगेटिव हट जाएगा, ऐसा कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। जब ऐसा मिल जाएगा आपको, तो फिर आप ये देखेंगे यहाँ से जो होगा वो अपना क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक इधर घूमेगा और एक इधर, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर आप दिखाओ 5 ही इलेक्ट्रॉन, इसको हटाओ, ठीक। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऑक्सीजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं, तो एक बॉन्ड बना लिया है और 5 इलेक्ट्रॉन ये बचे हुए हैं, ठीक। अब ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा,
तो इसका इलेक्ट्रॉन मिल करके क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो ये जाएगा CO2 के रूप में बाहर, ठीक। और इसका जो फ्री रेडिकल आएगा तो ये देखिए R फ्री रेडिकल बनाएगा, तो ये R फ्री रेडिकल ये R बना लेंगे, ये जाएगा एनोड पर। तो वही यहाँ इस रिएक्शन पर ये है एनोड पर बन रहा है। अच्छा, कैथोड पर क्या है, हाइड्रोजन रहेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो ये रिलीज किया है ना, वो 2 इलेक्ट्रॉन ये 2 H+ आयन लेकर के हाइड्रोजन गैस जाएगा, बनेगा कैथोड पर। तो कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस क्या रिएक्शन है, आप इस रिएक्शन को, पहली वाली रिएक्शन को आप याद करके जाइए और लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। नेक्स्ट आपके पास है एल्डोल कंडेंसेशन, काफ़ी पॉपुलर एस्टल्डिहाइड है आपके पास। ये एस्टल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल लिए हैं, वही बनाया गया है एल्डोल। देखो इसको यहाँ घुमाया होगा, ठीक, इसको यहाँ घुमाया, ये वाला जो हाइड्रोजन है इसके पास जाएगा, इसको यहाँ ले करके आओ और इसके बीच से बॉन्ड बना दो, ठीक, बन गया। फिर हीट करोगे तो इसका OH है, इसका H बाहर कर दो, तो वाटर यहाँ जाएगा बाहर और ये बन जाएगा इसके बीच डबल बॉन्ड, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट है रोजेनमुंड रिडक्शन। रोजेनमुंड रिडक्शन जो आपके पास है, यहाँ पर बेंजोइल क्लोराइड लेते हैं ना, बेंजोइल क्लोराइड लेते हैं, इसमें बेंजल्डिहाइड बन रहा है। देखो इसका एक H, इसका Cl, HCl बाहर गया, ठीक, इसका एक H बचा है, यहाँ आ जाएगा, तो आपके पास बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। एक कैटालिस्ट है, एक कैटालिटिक पॉइजन का काम करता है, ठीक। अच्छा, इसका नाम वाम भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास एस्टल्डिहाइड 2 मॉलिक्यूल है, तो आप देखोगे यहाँ पर नंबरिंग करो 1 2 3 4 ना, तो यहाँ पर क्या है ब्यूट 2, यहाँ पर लिख सकते हैं ना ब्यूट 2 इन 1 ऑल, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, क्या लिख सकते हैं 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, इनाम हो जाएगा, ठीक। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज हम लोग 2023 के सभी सेट को कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आप सबको और सेट नंबर 1 से चाहिए तो आप दूसरे वीडियो में जा कर के देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग।